अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का, स्टोरी को पसंद करने का। आप सबके मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूं और रिप्लाई नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रहा। मैं सब कमेंट्स को पढ़ता होता हूं। कौन सी स्टोरी आपको अच्छी लग रही है और किस तरह की मज़ीद नेक्स्ट स्टोरी आप सुनना चाहते हैं। लेकिन होता ये है, अभी भी धड़ाधड़ मुझे कहानियां आ रही हैं। हर शख्स की कहानी को मैंने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। आज एक कहानी मौसूल हुई, मैंने देखा लव स्टोरी लिखा हुआ है। मैंने जैसे देखा स्टोरी, उसको फ़ौरन क्लिक किया, उस पर जाके लिखा हॉरर स्टोरी नंबर फलां फलां फलां, वो सेव हो गई। एक और स्टोरी मिल गई तो उसको भी एक नंबर दे के सेव किया। तो करता क्या हूँ, आपकी इन्हीं नंबरिंग के हिसाब से, लाइक एक 205 स्टोरी का नंबर है तो आज मैंने 205 सुनाई है, तो कल मैं 206 ओपन करके, चाहे वो वॉइस मैसेज भी होगी, लिखी होगी, उसको सुनाऊंगा। फिर 207 को सुनाऊंगा, 208 को, इसी नंबरिंग से। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं ये हमारी कहानी क्यों नहीं शामिल कर रहे। आप सबकी कहानी शामिल होगी तो हो सकता है आपसे पहले काफ़ी कहानियां मुझे आई हुई हैं और वो पहले मैं सुनाऊंगा, उसके बाद आपका नंबर लाजमी आएगा। बहुत सारे लोग जिनकी कहानी में शामिल करता हूँ, वो उनका बहुत प्यार वाला, शुक्रिया वाला मैसेज आया होता है कि बहुत अच्छी लगी कहानी, आपने बहुत अच्छी तरीके से सुनाया, ज़बरदस्त कहानी लगी, हमारी यकीन नहीं आ रहा था, हमारी कहानी ऐसे लग रहा था सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। यकीन इस बात पे नहीं आ रहा कि हमारा नंबर आ गया। जी, सबका नंबर आता है, सिर्फ उसका कहानी में नंबर नहीं आएगा जो STORY, ये उर्दू में स्टोरी लिखना भूल गया, आखिर में आखिरी लफ्ज़ इंग्लिश में स्टोरी या उर्दू में स्टोरी जिसने नहीं लिखा वो कहानी शामिल नहीं होगी, क्योंकि मैं सेव ही नहीं करूँगा। आज की जो कहानी मुझे भेजी, इनका नाम है रिजवान। ये अमेरिका में होते हैं, इनकी रियल कहानी है और पाकिस्तान में इनका बचपन गुजरा है, लेकिन पूरी फैमिली वहाँ पे सेटल हो गई थी। अब तो काफ़ी एज हो चुकी है उनकी, माशाल्लाह, खुद कह रहे हैं मैं अब एजेड हो चुका हूँ। तो ये कहानी, उनके एक दोस्त हैं, वो अंग्रेज़ हैं, वहीं अमेरिका में ही रहते हैं। उनके जो दादा हैं उनके साथ ये कहानी पेश आई थी, उनके साथ ये वाक़या आया था। वो उनके दादा जब तक ज़िंदा रहे कभी भी इस वाक़े को भूल नहीं सके। जब कभी मूड में बैठे होते तो वो कहते, मुझे वो वाक़या हमेशा याद आ जाता है। अमेरिका की मैं एक बात करूँ आपको, वहाँ पे इस तरह की बहुत ज़्यादा जगह हैं जहाँ पे जिन्नात हैं, हॉन्टेड हैं, पूरे वहाँ पे तो टाउन्स हैं जो जिन्नात के टाउन हैं। घर खुले पड़े हैं, सामान रखे हुए हैं, उसमें से एक दो मैंने मेरे ख्याल में आपको दिखाई भी थे, एक दो और भी हैं जो भी नहीं दिखाएंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो वहाँ पे तो जिन्नात का बसेरा है। उसकी रीज़न ये है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ हैं पहले की पुरानी, जब इंसानों का रश कम था, आबादियाँ बहुत कम थी, तो वहाँ पे दूर दराज भी बिजली नहीं पहुँची थी, वीराना था, अंधेरी घुप रात होती थी, तो वहाँ पे चुड़ैल, जिन, भूत, भूतनी ये नज़र आते थे। तो अमेरिका में अब भी यही सिस्टम है। न्यूयॉर्क को छोड़ के बहुत सारे उसके मुल्क स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ हैं, वीराना ही वीराना है और अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ पे इंसानों का गुजर बसर नहीं है, तो इसलिए आज भी उस तरह की वाक़यात होते हैं। इनके जो दादा, जिनकी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, रिजवान के जो दोस्त हैं, उनके जो दादा, तो वो तो इंग्लिश नाम है, तो मैं, उन्होंने कहा नाम आप फ़र्ज़ी ही रख लीजिए, तो मैं टॉम एक नाम, एक फ़र्ज़ी रख लेता हूँ, या कोई पाकिस्तानी नाम रख लेना चाहिए। टॉम ठीक है, यही नाम रख लेते हैं। टॉम कहते हैं कि मैं उस वक्त नौजवान था जब उन्होंने कहानी सुनाई। उन्हीं की ज़बानी इसको कोशिश करूँगा ऐसे लफ्ज़ों में ढाल सकूँ कि आप सबको महसूस हो कि आप कहानी का हिस्सा हैं और कहानी आपके सामने सब कुछ मंजर कशी करूँगा कि कहानी ऐसा लगे कि आप भी उसी वेदर, उसी कहानी का हिस्सा हैं। शर्त ये है, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, आपने अपने आप को उस कहानी में पाया या नहीं पाया। नौजवान थे हम लोग, खेलने कूदने के दिन थे। एक ऐसे टाउन में रहते थे जहाँ पे रश बहुत कम था, दूर दूर पहाड़ थे और ये सिलसिला पहाड़ों का दूर तक फैला हुआ था। हमारे करीब जो पहाड़ थे ये खुश्क पहाड़ थे, यहाँ पे दरख्त वगैरह नहीं थे, लेकिन हम अक्सर दूर दराज दोस्त प्रोग्राम बनाते, ऐसे पहाड़ों पे भी जाते थे जहाँ पे दरख्त ही दरख्त थे, आबादी वहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। और जिन पहाड़ों की तरफ हम जाते थे तो वहाँ पे बिजली वगैरह भी अभी नहीं आई थी। सड़क बहुत अच्छी बनी हुई थी, आज भी सड़कें वहाँ पे बहुत अच्छी हैं, उस वक्त भी सड़कें वहाँ की बहुत अच्छी थी। हम अक्सर दोस्त प्रोग्राम बनाते, दूर दूर निकल जाते, फ़न करते। कैंपिंग का हमें बहुत शौक़ था। एयरगन, एक छोटी सी वो जो छरा टाइप जिसमें डलता होता है, ये अक्सर शिकारी रखते होते हैं, वहाँ पे भी इस तरह का सिलसिला रहा है। लेकिन वो किसी जानवर या
परिंदे के लिए नहीं, वो कहते हम निशाने लगाते, पत्थर रख देते और उनको इस तरह के निशाने लगाते। इस तरह के दोस्तों का हमारा शुगल था। ख्वाहिश हमारी ये होती थी कि हम कैंपिंग करें। कैंप हमारे पास थे, आज भी लोग कैंपिंग करते हैं। मैंने भी जाके कैंपिंग की है शान जी के साथ, बहुत मज़ा आया। कैंपिंग का बहुत मज़ा आता है, ऐसा मज़ा आता है कि सांप आपके कैंप के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। मेरी बेगम मुझे कह रही है, कोनी मार के कह रही है, वो देखो सांप चढ़ रहा है ऊपर, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा अंदर तो नहीं आ रहा ना यार, सो जाओ। ये जेन्युइन होता है। शेर की आवाज़ पे धाड़ के मैं बाहर निकल आया था। माउंटेन लायंस वहाँ पे फिरते हैं। तो कह रहे हैं इस तरह हम वक्त गुजरते रहे, दोस्त हल्ला गुल्ला करते रहे। एक दिन फिर हमारा प्रोग्राम बना कि यार जो वो पहाड़ है ना, वो हमने वहाँ उनकी तरफ कभी चक्कर नहीं लगाया। काम करते हैं, रात वहीं गुजारते हैं, कैंपिंग करेंगे, शिकार विकार करेंगे और उसके बाद ये है कि रात को खाना शाना पकाएंगे, वहीं पे रहेंगे और उसके बाद हम लोग निकल आएंगे। तो दोस्तों ने एक दिन डिसाइड कर लिया और सारे टॉम और उसके तकरीबन 2 दोस्त और थे, टोटल ये 3 लोग थे। मतलूबा दिन ये जगह पे पहुंच गए। गाड़ी के अंदर सामान जो रखा, एक तो उसकी जो गाड़ी थी वो इस तरह की थी कि पीछे काफ़ी बड़ी गाड़ी थी, पीछे जो सामान था काफ़ी जगह थी, उसके अंदर हमने सामान वगैरह रखा, कैंप शैम्प रखे, चीज़ें रखी। और एक ही गाड़ी के अंदर हम 3 दोस्त इस तरह सवार हुए कि तमाम साजो सामान हमारे पास मौजूद था कि अगर हमें वहाँ पे खाना पकाना पकड़े, लकड़ियाँ ना भी मिल सकें वहाँ पे, तो हम अपने साथ इस तरह का इंतज़ाम करके रखते थे कि खुद से आग जला के गैस के ज़रिए जो भी सिलसिला है, हम खाना भी तैयार कर सकें। रेडीमेड फूड भी लेके जाते थे। रेडी टू ईट होता है कि पका पकाया फ्रीज़ किया हुआ होता है, आप उसको कूलर्स में लेके जाते हैं, वहाँ पे आप खोलते हैं और सिर्फ गर्म करें। तो इस तरह का फूड बहुत अरसे से मिल रहा है, पाकिस्तान भी मिलता है। मेरे जैसा बंदा भी बहुत खाता है। वैसे नुकसानदेह होता है, फ्रीज़ किया हुआ कोई भी फूड हो, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, मोटापा देता है। लेकिन मैं भी अक्सर वज़ाइफ करता होता है, रात को काम करने होते हैं, तो बस निकाला उसको, शॉपर से निकाला, ओवन में रखा, माइक्रोवेव ओवन में रखा, 2-3 मिनट में गर्म किया और बैठ के खा लिया। तीनों दोस्त गाड़ी के अंदर सारे साजो सामान के साथ बैठ गए। गाड़ी को स्टार्ट किया गया, गियर में गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी गियर में डली और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम भी था और जो आगे दोस्त बैठा हुआ था टॉम के साथ, उसने म्यूजिक भी ऑन कर दिया। इर्द गिर्द घर थे उस टाउन के जो गुजर रहे थे। गाड़ी उन तमाम टाउन्स को पीछे छोड़ती हुई आगे की तरफ दौड़ती हुई जा रही थी। रोशनियां जो जितनी भी थीं वो इसी टाउन की थी जो अभी तक नजर आ रही थी। म्यूजिक अभी बहुत ऊंचा नहीं चलाया गया था, हल्की अंदाज में चलाया गया था, क्योंकि वो सोच रहे थे इस आबादी से जैसे ही निकल जाएंगे तो उसके बाद म्यूजिक को भी लाउड कर दिया जाएगा, ऊंचा कर दिया जाएगा। एक मखसूस रफ्तार से गाड़ी चलते हुए जब इस टाउन से बाहर आ गई तो एक ऐसी सड़क पे थी जहां पे इक्का दुक्का कभी गाड़ियां उनको क्रॉस कर जाती और वो तीनों दोस्त अब खुश थे कि अपने सफर पे रवां दवां हैं। म्यूजिक नौजवानों ने ऊंची आवाज में चला दिया और आगे ड्राइविंग सीट के साथ बैठा हुआ जिसने सीट बेल्ट लगाया हुआ था वो म्यूजिक पे हिलना भी शुरू हो गया, डांस करना शुरू हो गया। पीछे दोस्त बैठा हुआ भी हल्का हल्का डांस किए जा रहा था, अपनी कुर्सी पे, अपनी सीट पे ही बैठे हुए हिले जा रहा था और ड्राइविंग करने वाला उस गाने को हल्का हल्का साथ में गुनगुना रहा था। गाड़ी सड़क के ऊपर चलती रही यहां तक कि ऐसे पहाड़ शुरू हो गए जो दरख्तों से भरे हुए थे। पूरे पहाड़ जो ऊंचे नीचे जिस तरह पहाड़ होते हैं वैसे ही पहाड़ थे, लेकिन उसके थोड़े थोड़े फासले पे लंबे लंबे गर्दन उठा के देखें तो देखते ही जाएं बहुत ऊंचे लंबे लंबे स्ट्रेट किस्म के बिल्कुल सीधे दरख्त लगे हुए थे। अब ये सिलसिला, पहाड़ी सिलसिला जो दरख्तों से भरा हुआ था, काफी देर तक चलना था और उसके बाद उन्होंने अपनी मतलूबा जगह पे पहुंचना था। और ऐसे ही हुआ। इसी म्यूजिक को सुनते, एंजॉय करते, हल्ला गुला करते गाड़ी के अंदर बैठे ये तीनों दोस्त उस लोकेशन पे पहुंच गए जहां उन्होंने गाड़ी को रोकना था और वहीं पे रात गुजारने का उनका प्रोग्राम था। जिस वक्त घर से निकले थे उस वक्त बादल थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं थे। तकरीबन 3 से 4 घंटे का उनका सफर था, लेकिन वो गाड़ी के अंदर रहे, बाहर की तरफ उनकी तवज्जो नहीं रही। उनको एहसास तक नहीं हुआ कि बाहर जो बादल कहीं कहीं पे थे, 3-4 दिन से मौजूद थे, लेकिन
मुकम्मल बादल नहीं होते थे, टुकड़े टुकड़े थे। जब वो घर से रवाना थे तब भी वो कल परसों की तरह टुकड़े टुकड़े थे, लेकिन गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती रही तो बादल आपस में जुड़ते जुड़ते यहां तक कि पूरे आसमान को बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया। उनको इस बात का एहसास ना हो सका। जब वो वहां पे पहुंचे, गाड़ी रोकी तो रात हो चुकी थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे अंधेरे में एक हिस्सा बादलों ने भी डाल दिया है। बादलों की वजह से बहुत ज्यादा घुप अंधेरा सा हो गया है। शायद चांद भी कहीं छुप गया था बादलों के पीछे। रोशनी थी, एक हल्की हल्की सी थी। गाड़ी उन्होंने खड़ी की, एक जगह का इंतखाब किया जहां पे उन्होंने कहा यहां गाड़ी भी ठीक है, महफूज जगह पे है, क्योंकि पथरीले रास्ते थे। वो एक पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह पे बैठे थे जो एक मैदान सा था, मैदान, लेकिन वो मैदान बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा मैदान था। वहां पहुंच के उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की। वो इस चीज से भी वाकिफ थे उन तीनों को, क्योंकि बहुत ज्यादा शौक था कैंपिंग का, तो वो ऐसे वीरानों में कैंप लगाते थे जहां पे वो फन कर सकें, खामोशी हो, कोई इंसान ना हो। गाड़ी की डिक्की खोली गई, सामान आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला गया और पहली ही फुर्सत में जो काम करना था वो कैंप थे जो लगाने थे। बड़ा ही एक कैंप था जिसमें तीनों दोस्त आराम से सो सकते थे। पहले पहले उस कैंप को लगा दिया गया और जब उन तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि ऊपर की तरफ बरसने को तैयार है वो बादल जो पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले चुका है, ओ नो, ये क्या हो गया, ये तो बारिश होने वाली है। लगता तो ऐसे है, तीनों देश ऊपर देख के बात कर रहे थे कि शायद किसी भी लम्हे बहुत तेज बारिश हो जाएगी। नहीं यार, ये तो हमारा सारा मजा ही खराब हो जाएगा और बारिश हो जाएगी तो क्या करेंगे, हमने तो रात सारी फन करना था और इरादा यही था कि सुबह के टाइम हम यहां से वापस चले जाएंगे। तो एक उनमें से दोस्त बोला, यार तो क्या हो गया, पता नहीं होती है नहीं, तुम लोग पहले से टेंशन ले रहे हो, कैंप लगाओ, अभी हम कैंप में रहेंगे, खाना भी पकाना है। कैंप जब वो लगा चुके, उसके बाद अगला मरहला था कि उन्होंने लकड़ियां ढूंढनी थी और लकड़ियां जलानी थी। अगर लकड़ियां ना मिल सकती तो उसके बाद उनके पास एक बंदोबस्त था सारा गैस का कि वो खुद से खाना बना सकते। कैंप लगाने के बाद उन्होंने कहा चलो एक राउंड लगाते हैं यार, एक चक्कर सा लगाते हैं, उसके बाद आएंगे, खाना शाना बनाएंगे, एक तरह घूम फिर के आते हैं। गाड़ी वहीं पे बंद की, लाइट्स उनके हाथ में थी, जिस तरह टॉर्च होती है इस तरह की। यकीनन सी बात है, जो कैंपिंग करते हैं उनके पास सारा इस तरह का साजो सामान होता है। वहां से वो टॉर्च लेके आगे गए, थोड़ा सा पहाड़ों का चक्कर लगाया। खामोशी थी, हर तरफ पहाड़ खामोश थे। शायद उस जंगल में रहने वाले, उन पहाड़ों के बीच जो दरख्त उगे हुए थे, उन दरख्तों पे सोए हुए परिंदे थे जो रात की वजह से सो चुके थे। लेकिन वो जानवर जो रातों को जाग जाते हैं वो यकीनन इधर उधर फिरना शुरू हो गए थे। उस खामोशी के अंदर भी उनको ये एहसास उन तीनों दोस्तों को था, सांप, बिच्छू और इस तरह के कई जानवर रातों को भी जो फिरते हैं वो यकीनन इन पहाड़ों में फिर रहे होंगे। तो वो एहतियात के साथ पांव रख के आगे बढ़ रहे थे। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि बारिश की बूंदें नीचे गिरना शुरू हो गई। दोस्त बोला, देखा ना, वही हुआ जिसका डर था, निकलो यहां से, फौरन कैंप में पहुंचो, इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए। वो जैसे ही वहां से मुड़े, किसी की आवाज थी भैया, वो जैसे ही वहां से मुड़े तो उसी लम्हे बिल्कुल सामने से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, वो कहते हैं एक बंदा उनको एकदम से तेजी से चलता हुआ नजर आया। वो परेशान हो गए, ये रात के इस पहर कौन है। बारिश हो रही थी, वो भी शायद जल्दी में था। वो जैसे ही गुजरने लगे तो उस बंदे की भी जल्दी थी निकलने की, तो उसको भी ऐसे एहसास हुआ जैसे कोई और भी है। तो उसने मुड़ के देखा तो उसने कहा, हाय हाउ आर यू, जिस तरह ये गोरे एक दूसरे को देख के पूछते। तो उन तीनों ने भी उसके साथ हाय हेलो की। उन्होंने कहा, तुम लोग कैंपिंग करने के लिए आए हो? तो उसने कहा, यस। अब वो यकीनन डर चुके थे कि रात के इस पहर ये बंदा फिर रहा है अकेला, पता नहीं कौन है कौन नहीं। तो वो पूछना चाह रहे थे, बेचैन थे कि इसका कहीं घर है या यहीं रहता है या इसका क्या मसला है। तो उसने कहा, ओहो, या मैं इधर ही रहता हूँ, पास ही मेरा थोड़ी दूर घर है, तो मैं किसी काम के सिलसिले में यहाँ पे आया था, मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि बारिश होने वाली है। तो तुम लोग भी अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाओ, रुकना मत, बारिश होने वाली है।
उन्होंने कहा ओके। उस बंदे ने ज़्यादा बात नहीं की, इतनी सी बात की, वो चला गया। वो चलते हुए अपने कैंप की तरफ पहुंच गए। उसी तरह कैंप लगा हुआ था, वो जल्दी से कैंप के अंदर चले गए। और तीनों ने कहा यार हमें ये तो कम से कम देख लेना चाहिए था कि आज बारिश तो नहीं होगी, हमने चेक ही नहीं किया, हम निकल आए। उन्होंने कहा पहले कैसे कभी ऐसा हुआ नहीं था, शायद एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह का, नेक्स्ट टाइम कम से कम हम जरूर चेक करेंगे। खैर बैठते हैं कैंप के अंदर, थोड़ा सा गपशप करते हैं, बारिश रुक ही जाएगी, उसके बाद फिर हम फन करेंगे। कैंप के अंदर वो बैठे रहे, बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश थी कि बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। उसकी मोटी मोटी बूंदें जब उनके कैंप के ऊपर गिर रही थी तो अंदर तो बारिश नहीं पहुंच पा रही थी, वाटरप्रूफ कैंप होते हैं, लेकिन ये अंदाजा था कि ऐसी तूफानी बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने कहा क्या करें, ये तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। उस कैंप के अंदर बैठे हुए तकरीबन कोई 1.5 घंटा हो चुका था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने कहा यार अगर इस तरह रात सारी बारिश होती रहेगी तो कैंप के अंदर क्या हम खाना पकाएंगे, कैंप के अंदर ही बैठना पड़ेगा, इस तरह तो मज़ा नहीं आएगा, हम बाहर तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 1.5 घंटे के बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ उनको खुद भी समझ नहीं लगी कि इतनी तेज हवा भी चलना शुरू हो गई कि उनको लगा कि अब मूसलाधार बारिश भी हो रही है और साथ तेज हवा भी चल रही है। एकदम से बहुत ज्यादा ठंडक का एहसास शुरू हो गया। गर्मियों के दिन तो नहीं थे, लेकिन सर्दियां शदीद भी नहीं आई थी, अभी शुरू होने वाली थी, लेकिन उस तेज बारिश ने और ठंडी यख हवा ने उनको कपकपाने पे मजबूर कर दिया। उनको लगा कि उनको ठंड लग रही है। अभी एकदम से मौसम, वो कहते हैं जिस तरह आजकल पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है। जैकेट ना पहने तो एहसास होता है कि जैकेट पहन लें, लेकिन जैकेट पहन लेंगे तो शायद गर्मी लगेगी। ना पहन के एहसास होता है पहन लें तो शायद वहाँ पे भी जिस तरह यहाँ मौसम है वैसा ही मौसम था कि ना पहनो तो एहसास होता है जैकेट पहन लो और पहन लो तो गर्मी लगती है। वो कहते कैंप के अंदर बैठे हुए उनको ठठरना शुरू हो गए, सर्दी लगनी शुरू हो गई। उनको लगा कि नहीं यार हमारे पास तो कुछ गर्म और इस तरह के कपड़े वगैरह भी नहीं है, हम तो यही सोच के आए थे बाहर आग शाग लगाएंगे, आग लगा के बैठेंगे। आग तो हम लगा ही नहीं पाए, लकड़ियां तो ढूंढ ही नहीं पाए, राउंड लगाने ही निकले थे कि बारिश आ पहुंची। अब क्या करें? जब उनकी कुछ भी समझ नहीं आया तो दोस्त ने कहा चलो यार वापस चलते हैं। उन्होंने कहा यार थोड़ी देर और देख लेते हैं, शायद बारिश रुक जाए, हम इतना लंबा सफर करके आए इसलिए थोड़ा आए थे कि घर को वापस चले जाएंगे, कैसी बात कर रहे हो। उसने कहा यार ये अगर इस तरह बारिश होती रही तो हम तो कुछ काम नहीं कर सकेंगे। उसने कहा यार इसको हमेशा जल्दी पड़ी रहती है इस दोस्त को, ओ भाई अभी थोड़ी देर ही तो हुई है, रुक जाओ। वो फिर बैठ गए, काफ़ी वेट किया, मजीद घंटा एक गुजार लिया, यहाँ तक कि 2.5 घंटे उनको हो गए अंदर बैठे हुए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने, मोबाइल का दौर तो था नहीं, मोबाइल तो अभी आए नहीं थे। उसने कहा अब क्या कहते हो, क्या रात सारी ऐसे बैठे रहना है? अगर रात सारी ऐसे बैठे रहे तो जिस अंदाज में हमने ये कैंप लगाया पानी अंदर भी आ जाएगा, हम ज्यादा देर अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। बेहतर है कैंप को जैसे कैसे फोल्ड करो, गाड़ी के पीछे फेंको और निकलो यहां से। तीनों दोस्त बहसों मुबासे में पड़े रहे। आखिर फैसला हुआ हाँ ठीक है यार बस रवाना होते हैं, नहीं तो कम से कम गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे, जो यहां ठट्ठर रहे हैं कम से कम उसमें ज्यादा सेफ होंगे। एक ये एहसास तो होगा कि बारिश से बच गए हैं, इसमें तो पानी तक अंदर आ जाएगा, जो इर्द गिर्द पानी जमा हो रहा है, जिस अंदाज में मूसलाधार बारिश हुई जा रही है और तेज हवा चल रही है, वो डरना शुरू हो गए थे। बहुत तूफान सा आया हुआ था। वो भीगती बारिश में बाहर निकले, वो भीग रहे थे, लेकिन जैसे कैसे उन्होंने अपने उस खैमे को फोल्ड किया जल्दी से, जिस तरह लपेट सकते थे, प्रॉपर तो उस तरह नहीं लपेटा, लेकिन जल्दी से उखाड़ा, जल्दी से फोल्ड किया और गाड़ी में जैसे कैसे उसको डाला और जल्दी से जो कुछ सामान उठा सकते थे सामान उठा के गाड़ी में रखा और तीनों गाड़ी में बैठ चुके थे। अब वो तीनों गाड़ी में बैठ तो गए थे, लेकिन इतनी तेज बारिश थी कि जितनी जल्दी वो लपेटना चाह रहे थे, सामान अंदर रखना चाह रहे थे, उसके बावजूद सारे कपड़े उनके भीग चुके थे। उनको पहली हल्की हल्की ठंड लग रही थी, जब वो भीग गए तो शदीद ठंड लगना शुरू हो गई। टॉम से बोले जितनी जल्दी हो सके निकलो टॉम, हमें ठंड लग रही है, बारिश अभी तक रुकने का नाम नहीं है और लगता नहीं बारिश के आसार से कि बारिश रुकेगी, निकलो प्लीज यहां से निकलो। उसने भी गाड़ी स्टार्ट की, रिवर्स की और गाड़ी उसने रोड पे डाल दी। लेकिन ये क्या, उस पहाड़ी इलाके से, पहाड़ी वो मैदान से जैसे ही वो रोड पे है तो लगा
इतनी तेज बारिश है कि गाड़ी को चलाना बहुत मुश्किल है। वाइपर गाड़ी के तेजी के साथ चल तो रहे थे, लेकिन इतना अंदाजा हो गया कि इस तूफानी बारिश में हो सकता है, जिस तरह सही तरीके नजर भी नहीं आ रहा, तो ये पहाड़ी रास्ता है, खाइयां भी नीचे की तरफ आती हैं, ये ना हो कि गलत गाड़ी साइड पे चली जाए और नीचे खाई की तरफ, क्योंकि पहाड़ के ऊपर जब आप चढ़ते हैं ना, जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ हो, वहाँ की रोड्स तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जो नीचे खाई होती है। कुछ देर वो बहुत स्लो गाड़ी चला रहे थे, इस बात से वाकिफ के इर्द गिर्द कोई अभी तक गाड़ी नहीं गुजरी थी जो उनको क्रॉस करके जाती। इसका मतलब था वो बिल्कुल अकेले थे। दोस्तों ने कहा नहीं, गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस तरह हम गाड़ी नहीं चला सकते, तो क्या करें? दूसरे ने कहा। वहीं पे आपस में लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, कि वहीं पे उनकी बिल्कुल निगाह पड़ी गाड़ी की तेज़ रोशनियों में, जो बारिश की वजह से धुंधली पड़ गई थी, नज़र नहीं आ रही थी, ऐसे धुंधला धुंधला सा मोड़ सी आ रही थी। तो उस मुड़ने से पहले उनकी निगाह लाइट पड़ी तो नज़र आया कि एक घर सा है, कोई वो अक्सर लोगों ने देखा होगा, मूवीज़ के अंदर देखा होगा, मैं तो लाइव जाके देखा है, पहाड़ों के बीच में घर बने होते हैं, एक कमरे से बना, जो नहीं बड़ा, जिस तरह हॉल होता है, हॉल जितना एक ही बड़ा घर होता है, उसके अंदर छोटे पार्टीशन किए होते हैं, बेडरूम भी बनाया होता है, किचन भी बनाया होता है, पूरा एक घर होता है, लेकिन लकड़ी का बना होता है। उनको नजर आया कि किसी का घर है, इसका मतलब है कोई यहाँ पे रहता है। ये देखना ही था कि उनकी जान में जान आ गई, खुश हो गए कि जो कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम लड़े जा रहे थे कहीं खाई में ना गिर जाए, बारिश बहुत तेज है, हमें सर्दी लग रही है, कपड़े भीगे हुए हैं, वहीं पे कोई घर है। और जब उन्होंने घर देख लिया तो खुशी से उनकी जान में जान आ गई कि शायद बचने का रास्ता निकल आया, कि आज रात सर छुपाने को जगह मिल गई। उन्होंने गाड़ी तरीके से बिल्कुल साइड पे लगा दी। उस घर वाले ने शायद पार्किंग के लिए कोई एक जगह भी बना दी थी, उन्हें गाड़ी वहां पे लगाई और अपने आप को बारिश से बचाते हुए तेजी से तीनों बाहर निकले और भागते हुए उस घर के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजे पे पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, शोर ही शोर था चारों तरफ बारिश का। वो दरख्तों पे, पत्तों पे गिर रही थी, वो पत्थरों पे गिर रही थी, वो जहां जहां पे गिर रही थी एक अपनी सी धुन पैदा कर रही थी, एक अपनी सी बारिश शोर पैदा कर रही थी, आवाज पैदा कर रही थी। लेकिन वो जो तेज आंधी हवा चल रही थी, वो हवा बारिश के शेर को और बढ़ा रही थी। वो जो कतरे दरख्तों के पत्तों पे गिर रहे थे, पहाड़ के पत्थरों पे गिर रहे थे, तो उस हवा की वजह से इतने जोर से पड़ रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी को मुट्ठी में भर के जोर से कहीं फेंके तो एक जिस तरह आवाज आती है, वैसे आवाज पैदा हो रही थी। घर के बाहर खड़ा होकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया कि कोई अंदर से जल्दी से जवाब आए, क्योंकि वो मजीद बारिश में ठठरना नहीं चाहते थे। उनको पहले ही सर्दी लग चुकी थी, मजीद भीगना नहीं चाहते थे। गाड़ी से इस घर तक का सफर जितना भी था, भागते हुए उन्होंने ऐसे तय किया था कि वो चाहते थे जल्दी से अंदर दाखिल हो जाएं। दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से किसी ने कोई जवाब ना दिया, तो दूसरे दोस्त ने भी ठक 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 दरवाजा खोला, खटखटाया। दोनों को बहुत जल्दी थी, खटखटाने वालों को, कि जल्दी से कोई अंदर जवाब दे। और जब कुछ सेकंड तक जवाब ना आया तो तीनों के हाथ मुसलसल दरवाजे को खटखटा रहे थे और साथ में आवाजें दे रहे थे, कोई अंदर है, हमें मदद की जरूरत है, कोई अंदर है। और अंदर से जब कोई जवाब नहीं आया तो एक दोस्त ने दरवाजे को पकड़ के खोलने की कोशिश की, तो पता लगा दरवाजा तो खुला हुआ है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलता ही गया, तो वो तीनों दोस्त जल्दी से अंदर दाखिल हो गए। टॉर्च तो उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई थी, अंदर अंधेरा घुप था। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने एक निगाह उस घर पे डाली तो अंदाजा हुआ इस घर में कोई रहता है। सामान इस तरह पड़ा था तो बहुत पुराना, लेकिन लगता था कि कोई रहता है, जो रहने वाला है। इस सामान को देख के लगता है जैसे इसको इस्तेमाल नहीं करता। वो दरवाजा क्या उन्होंने खोला, वो एक बैठने की जगह थी, पुराने से सोफे लगे हुए थे, साइड पे एक छोटा सा किचन टाइप का सामान रखा हुआ था जिसको किचन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। और उनके बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर जो एक कमरा नुमा बना था जिसका एक छोटा सा दरवाजा भी था, उसके अंदर एक बिस्तर भी लगा हुआ था। एक छोटा सा ये घर सा था
जिसके अंदर किचन भी था, बैठने के लिए छोटी सी जगह भी थी, और बिल्कुल लेफ्ट पे एक बेडरूम भी बना हुआ था जिसपे एक बिस्तर भी लगा हुआ था, डबल बेड नहीं, सिंगल बेड का। लेकिन उस पे जो बेड के ऊपर चादर, कपड़े, तकिया था, वो ऐसे लगता था जैसे काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं किया गया। उस पे जाला नहीं था, या कह सकते हैं वो दोस्त, हमें ऐसा लगा जैसे वो जो भी रहने वाला है इस घर में, उसने सफाई नहीं रखी हुई थी, मट्टी मट्टी था। लेकिन इस बारिश में तो वो इनके लिए बहुत बड़ी गनीमत था। वो आवाज़ें देते हुए अंदर दाखिल हुए, टॉर्च से सब देख रहे थे कि जो भी है हम उससे सॉरी कर सकें कि बारिश है, हम रुक नहीं सके, आपकी इजाज़त के बगैर हम आपके घर में आ गए। ये बहुत बदतमीज़ी समझी जाती है उस मुल्क में जब तक इजाज़त ना हो, लेकिन एमरजेंसी, तूफ़ान और ऐसी सूरत में लोग ये रिस्क ले लेते हैं, वरना कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेता। अंदर आवाज़ें देते हुए, घर के इसको देखते हुए कि भाई अंदर ये सामान है, ये इस तरह का घर है, इधर देखते हैं इधर कौन है, इधर देखते हैं इधर कौन है, तो पूरे घर को छान मारा, अंदर कोई भी ना पाया। तो कहते हैं हमें लगा कि इसका मतलब है ये घर खाली है, अंदर कोई भी नहीं है, हम रात यहाँ गुजार सकते हैं, कम अज़ कम यहाँ अंदर बारिश तो नहीं आ रही, इसकी छत नहीं टपक रही, ये ठीक है हमारे लिए। उन्होंने देखा अंदर उनको खुश्क लकड़ियां भी मिल गईं, और ये सबसे अच्छी बात थी कि वो आग जला सकते थे। फौरी तौर पे उन्होंने लकड़ियों को इकट्ठा जो पड़ी हुई थी सामने, उनको आग लगाई और हाथ ऐसे करके सेकना शुरू हो गए। अपने जिस्म को उस आग की हरारत, गरमाइश देना शुरू कर दी कि जान में जान आए। और जैसे ही आग लग गई, थोड़ी देर वो आग के आगे बैठे रहे तो उनको लगा उनकी ज़िंदगी सुकून में आ गई। वो जो ठठर रहे थे, वो कांप रहे थे, अब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जिस्म ओके होता जा रहा है। जब बेहतर पोजीशन में आ गए, इस तरह की पोजीशन में आ गए कि सर्दी भी कम महसूस करना शुरू हो गई और रिलैक्स फील किया कि एक छत भी है, टपक भी नहीं रही, आंधी तूफान जो बाहर आया हुआ उससे भी बच गए और जिस्म भी नॉर्मल हो गया। अब दिमाग ने सोचा कि ये किसका घर है जंगल में, हम कहाँ आ गए हैं। ऊपर एक राशनदान सा बना हुआ था जहाँ कभी रोशनी आती होगी, हवा आती होगी, वो मुसलसल उसकी खिड़की ऐसे हिले जा रही थी। वो जो तेज़ बाहर हवा चल रही थी उससे वो शोर एक पैदा कर रही थी, वो पहले भी कर रही थी जब अंदर आए थे, लेकिन उस वक्त तक उनका दिमाग ये था कि किसी तरीके जिस्म को हरारत दे सके। अब जब हरारत मिल गई तो देखा उसकी शोर एक अच्छा खासा, वो जो हिल रही है ना सिर्फ शोर पैदा कर रही है, खौफ सा पैदा कर रही है। अभी वो बैठे हाथ ही सेक रहे थे, बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे कि उसी लम्हे उसी घर का दरवाज़ा खुला। और जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो सोच भी नहीं सकते थे कि अचानक ऐसा उनके सामने हो जाएगा कि उनकी सांसें तक बंद हो जाएंगी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक इंतहाई बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। सर से लेके पांव तक वो बूढ़ी औरत बारिश में भीगी हुई थी। जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसके सर से कतरे उसके मुंह पे गिर रहे थे, उसके पूरे जिस्म से कतरे ज़मीन पे गिर रहे थे। ऐसा लगता था वो तो भागते हुए आए थे अंदर, और भागते हुए उसने कैंप को फोल्ड करके गाड़ी में रखा था, तो इतने भीग गए थे। इस औरत के कपड़ों से और उसके भीगे होने से अंदाज़ा लगा सकते थे ये काफ़ी देर बारिश में फिरती रही है। जिस्म का कोई हिस्सा, कपड़ों का कोई हिस्सा नहीं बचा था जो भीगा हुआ ना हो। वो सारी की सारी भीगी हुई थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, और जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। वो गुस्से से उन तीनों को खड़ी देख रही थी, और वो इस बात पे शायद हैरान भी थी कि ये तीनों कौन हैं और किस तरह बग़ैर इजाज़त उसके घर में दाखिल होकर उसकी लकड़ियां जला के यूं बैठे हैं जैसे इन्हीं का ही घर हो। और वो तीनों हक्का बक्का खौफज़दा सांसें रुकी हुई उस बुढ़िया को देख रहे थे कि ये कोई चुड़ैल है या कोई बुढ़िया है, ये कौन है रात के इस पहर जो अंदर आ गई है। और उसका चेहरा भी जिस तरह झुर्रियों से भरा हुआ था, सफ़ेद रंगत थी लेकिन चेहरा बहुत झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखें उसकी अलबत्ता लाल सी हो रही थी। वो दरवाजे में खड़ी उनको देखती रही, यहां तक कि वो आधा उसका जिस्म जो अभी पूरी अंदर दाखिल नहीं हुई थी, दरवाज़ा खोल के दरवाजे के दरमियान में ही खड़ी थी, उसका पीछे जिस्म, कमर अभी भी बारिश में
भीगी हुई थी और बारिश उसके ऊपर गिर रही थी। यहां तक गुस्से में ऐसी रुक सी गई कि अंदर भी पूरी दाखिल नहीं हुई कि बारिश से बच जाए। वहीं आधी अंदर आधी बाहर खड़ी हुई गुस्से से उनको देख रही है। और तीनों के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि उससे पूछ सके कि आप कौन हैं और हम कौन हैं। वो कुछ देर उनको देखती रही और उसके बाद अंदर दाखिल हुई। वो तीनों भी खामोश थे। वो बूढ़ी भी उन तीनों को देखती रही, आंखें उसकी लाल और गुस्से से भरी हुई थी। और फिर उस बुढ़िया ने भी कहा, कौन हो तुम? उसकी आवाज ऐसे थी जिसको बिल्कुल बारीक किसी बच्चे की आवाज होती है। वो अंदाजा नहीं कर सकते थे कि यह बुढ़िया जब बोलेगी तो ऐसा लगेगा कि छोटा सा बच्ची बोल रही हो। बहुत ही बारीक सी उसकी आवाज थी। और जब उसने पूछा कौन हो तुम, तो और डर गए कि अजीब सी आवाज में बोल रही थी। ये लगता था कोई छोटी सी बच्ची बोल रही है, जबकि ये तो बहुत बूढ़ी औरत थी। पहली दफा जब उसने कहा कौन हो तुम, तो उस बात पे ऐसे तीनों हैरान हुए कि जवाब तक ना दिया। तो दूसरी दफा बूढ़ी ने जरा गुस्से में पूछा, और कौन हो तुम? तो उनको जैसे होश आया और उन्होंने कहा, जी मैं टॉम हूं और ये मेरे दोस्त हैं। मेरे घर में क्या कर रहे हो? अब उनको एहसास हुआ ये घर की मालकन है। उन्होंने उससे कहा कि हम इस तरह आए थे, जंगल में इस तरह किया और वापस आ रहे थे कि गाड़ी हमसे चल नहीं पा रही थी। और सारा सूरत हाल बता के दिया कि अंदर आए, हमने दरवाज़ा खटखटाया, कोई नहीं था तो हम अंदर आ गए थे। तो बचने के लिए हमने आग भी जला ली। आप होती तो हम आपसे इजाज़त लेके आते, आप थी नहीं, इसलिए हमने ये गलती की। तो उस बूढ़ी ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हें इस वक्त जंगल में नहीं होना चाहिए था। तुम जानते हो ये जंगल कितना खतरनाक है, और तुम तीनों इतने बड़े नहीं हो कि रात को इस तरह जंगलों में निकल आते हो। तुम्हें कुछ तो अपना ख्याल करना चाहिए, ऐसे नहीं निकलना चाहिए। अब वो तीनों खामोश थे कि बुढ़िया को क्या जवाब दें, क्या कहें। उससे दबक चुके थे, उससे डर चुके थे। अब तुम क्या रात यहां गुजारना चाहते हो? ये वो सवाल था जो बुढ़िया ने पूछा। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बुढ़िया की तरफ देख के गर्दन हिला ली, जैसे खौफजदा होकर कह रहे हो, चाहते तो यही है, लगा तुम्हारी बातें सुन के डर लग रहा है। उन तीनों ने गर्दन हिलाई जैसे कह रहे हो हाँ। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है, इसी जगह जहां पे बैठे हो सो सकते हो। सोने के लिए सिर्फ एक ही बिस्तर है जो मेरा बिस्तर है। तुम चाहो तो यहीं सो सकते हो, लेकिन सुबह होते ही तुम यहां से चले जाना। उन्होंने यूं गर्दन हिला दी जैसे कह रहे हो हाँ जी ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली। बुढ़िया उठी और अंदर वाले कमरे की तरफ चली गई। अब तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सरगोशी में बात की। उन्होंने कहा, यार मुझे तो बुढ़िया को देख के बहुत डर लग रहा है। दूसरे ने कहा, यार मुझे भी बहुत डर लग रहा है, बहुत ही अजीब सी बुढ़िया है। हम फंस चुके हैं, जा नहीं सकते, बाहर बहुत तूफान और बारिश है, वरना तो मेरा तो दिल कर रहा निकले यहाँ से, अभी भागें। ये तो मुझे पूरे शरार सी लग रही है, कोई अजीब व गरीब सी लग रही है, मुझे इससे डर लग रहा है। उसने कहा, अभी निकलें भी तो बाहर कैसे निकलें? अगर कोई बारिश रुकती है फिर तो शायद हम बाहर जाने का सोच सकते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ है, उसने दरवाज़ा लॉक नहीं किया। सो जाते हैं या बैठ ही रहते हैं, रात सारी यहीं वक्त गुजारते हैं, जैसे ही बारिश रुकेगी माहौल बेहतर होगा, हम निकल जाएंगे। अभी वो इस तरह सरगोशी कर रहे थे कि एकदम से दरवाज़ा जो उसने बंद किया था अंदर वाला कमरे का खुला और वो बुढ़िया फिर से बाहर आई। अपने उस बेडरूम जिसको कह लेना चाहिए उससे बाहर निकली। उसने कहा, क्या तुम खरगोशियां कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा यहां खतरा बहुत है, ये दरवाज़ा बंद कर लो। उसका इशारा उस मेन दरवाजे की तरफ था जिससे वो तीनों दाखिल हुए थे, जिससे वो बुढ़िया दाखिल हुई थी। और हाँ, सोने से पहले ये आग बंद करके सोना। ये उसने जुमला आखिरी कहा कि एक तो दरवाज़ा बंद कर लो, यहाँ पे खतरा बहुत है और ख़तरा बहुत है, एक ये जुमला, और दूसरा उसने कहा सोने से पहले ये आग बंद कर लेना। फिर उसने दरवाज़ा गुस्से से बंद किया और अंदर चली गई। वो तीनों और सहम गए, यहाँ पे ख़तरा बहुत है, ये जंगल है, तुम लोग क्यों आए हो, नहीं आना चाहिए था। वो ऐसी बातें पहले भी करके गई थी, अब भी उनको ऐसा डरा के गई, तो अब वो और ज़्यादा खौफजदा हो गया और एक दूसरे से मशवरा करने लगे क्या करें। तो टॉम ने कहा, हमें दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, हमें दरवाज़ा खुला ही रखना चाहिए। कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है, कोई भी परेशानी वाली बात होती है, कम से कम हम बाहर फौरी तौर पे दरवाजे खोल के भाग सकते हैं। हमें अलर्ट बैठना होगा, हम सोएंगे नहीं, रात को यहीं पे जागते हैं। उसने कहा, बेहतर यही है
हम तीनों को भी यहीं पे बैठना चाहिए, जैसे ही बारिश रुकनी चाहिए हम यहाँ से तीनों निकल जाएंगे। वो चुप करके तीनों आराम से आग के सामने हाथ सेकते रहे और बैठे रहे। तकरीबन कोई कहते हैं पौना घंटा या 1 घंटा हुआ होगा कि हमें नींद नहीं आ रही थी, हम खौफजदा थे। अब हम बातें भी नहीं कर रहे थे, बुढ़िया जिस तरह हमें धमका के गई थी, डरा के गई थी और कह रही थी सरगोशियां मत करो, हम चुप बैठे हुए थे कि आज कहाँ फंस गए, कैसा खौफनाक मंजर है, बाहर तूफान है, तेज़ हवा भी चल रही है और एक ऐसे घर में है जिसकी हमने आग तो जला ली है लेकिन बुढ़िया बहुत खौफनाक है, वो पुरअसरार सी है। वो अभी पौना घंटा या 1 घंटा हाथ सेकते हुआ होता कि उनमें से एक दोस्त की निगाह पड़ी और जैसे उसकी निगाह पड़ी तो बाकी दोस्तों ने भी उसकी आंखों को देख लिया था कि उसकी आंखों में खौफ है। वो कुछ मुंह से बोला नहीं लेकिन आंखें इस तरह सामने की तरफ देख रही हैं कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन दोस्तों ने फ़ौरन उनकी आंखों को देखते हुए अंदाज़ा लगा लिया कि पीछे कुछ है। दोनों ने मुड़ के देखा तो दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। अब तीनों उसी दरवाजे की तरफ देख रहे थे, बिल्कुल आवाज़ पैदा किए बगैर दरवाज़ा खुल रहा था और दरवाज़ा जब खुल चुका तो उन्होंने देखा उनके सामने वही शख्स खड़ा था जो उनको, जब वो मुड़ रहे थे कैंप लगा के अंदर गए थे, आगे की तरफ गए थे, यार जरा एक चक्कर लगा के आते हैं, बारिश शुरू हो गई थी और जैसे मुड़ना लगे थे तो वहीं पे वो शख्स नज़र आया था। हाय हेलो के बाद उसने कहा था मेरा करीबी घर है, मैं काम से आया था तो बारिश की वजह से जा रहा हूँ, तुम लोग भी चले जाओ। बिल्कुल ये वही शख्स आहिस्ता से दरवाज़ा खोल के जब अंदर की तरफ आया तो मुंह पे उसने यूं उंगली रखी हुई थी जैसे वो कह रहा हो चुप, बोलना मत, आवाज़ मत पैदा करना। जब उसने दरवाज़ा खोल लिया तो पहले उसने अंदर की तरफ झांक के देखा कहीं वो बूढ़ी तो नहीं है, और जब उसको इत्मीनान हो गया कि दरवाज़ा बंद है तो वो समझ गया बूढ़ी अंदर है। तो वो दबे कदमों आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ और जब उसने देख भी लिया तो उन तीनों को कहा, ऐसे इशारे किए कि बोलना नहीं है, चुप रहना है, और उनको हाथ से इशारे से कहा खड़े हो जाओ। अब वो तीनों और शशोमंज में पड़ गए। अंदर एक अजीब सी बुढ़िया बल्हा टाइप सी थी और बाहर एक शख्स आ गया जो पहले उनसे मिला था, उनका वाकिफ नहीं था। वो इस तरह ऐसे दाखिल हुआ था जैसे कोई चोर दाखिल होता है और वो उनको चुप करने का इशारा करके इशारा कर रहा था वो खड़े हो जाओ। अब वो तीनों एक दूसरे की तरफ देख के इशारे करें क्या करना चाहिए, तो उनमें से टॉम ने इशारा किया खड़े हो जाओ, ये क्या कह रहा है। वो जैसे ही खड़ा हुआ तो उन्होंने बाकियों को भी इशारा किया तुम भी खड़े हो और कहा बाहर आ जाओ। अब वो तीनों परेशान हो गए कि ये क्या कह रहा है कि खड़े तो हो गए हैं, बाहर क्यों आ जाए, बाहर तो बारिश है। उसने कहा आ जाओ, बार बार इशारा किया तो वो तीनों चलते हुए दरवाजे के करीब आए तो उसने कहा जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। ये जो अंदर बूढ़ी लेटी है ये बूढ़ी नहीं है, ये चुड़ैल है, ये डाइन है, तुम्हें खा जाएगी। तुम्हें पता नहीं है तुम किसके घर में आके बैठ गए हो, तुमने खुद ही उसको दावत दे दी है, जितनी जल्दी हो सकता है यहां से निकलो। मैं अपने घर की तरफ ही जा रहा था, मैं तो यहां फिरता रहता हूं, मेरा घर है, मैंने तुम्हारी गाड़ी नीचे खड़ी हुई देख ली थी, यही वो गाड़ी है जो जब तुम मुझे खुदा हाफिज कर रहे थे और कैंप में जा रहे थे तो ये गाड़ी वहां पे खड़ी थी, मैंने पहचान ली थी, ये तो वही गाड़ी है, वही लड़के हैं। तो मुझे फौरी समझ लग गया कि तुम इस घर में हो। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोल के जब मैंने झांका तो देखा तुम ही तीनों अंदर बैठे हो। तो मुझे लगा मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम्हें ये खा जाएगी, मार डालेगी, जितनी जल्दी हो सके निकलो, तुम्हें ये दबा देगी पहाड़ों में। तो वहीं पे टॉम बोला हमें क्या करना चाहिए, तो उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। तो उसने फिर कहा ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, वो जाग जाएगी। टॉम को शायद एहसास नहीं रहा था तो इसलिए ऊंची आवाज में बोल पड़ा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उसने आहिस्ता, वो जाग जाएगी, ऊंची आवाज में नहीं। तो फिर टॉम ने भी उसी आवाज में कहा तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कहा जितनी जल्दी हो सके निकलो। उसने कहा बाहर बहुत तूफान है। दूसरा दोस्त बोला जो टॉम के साथ खड़ा था, वो भी थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोला, विस्परिंग में नहीं। उसने कहा बाहर बहुत तूफान है, हम कैसे गाड़ी चलाएं, हम रास्ता भटक सकते हैं, खाई में गिर सकते हैं। तो उसने कहा मैं तुम्हें लेके जाता हूं, ये गाड़ी चलाएगा, जो भी को तुम में से कोई एक गाड़ी चलाएगा, मैं आगे बैठूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, मैं इन पहाड़ों से वाकिफ हूं, यहां से निकलो। उन्हें एक दूसरे की तरफ देखा और जैसे एक दूसरे से मशवरा करना चाह रहे हो क्या करें। उसने आके कहा था जो अंदर लेटी है तुम एक डाइन, एक चुड़ैल, एक भूतनी के घर में आ गए हो, तुम्हें खा जाएगी, अब हमें क्या करना चाहिए।
उनको बेहतर यही लगा कि ये शख्स जान की परवाह किए बगैर हमें रिस्क में बचाने के लिए आ गया है, इसकी जान भी रिस्क में है, लेकिन ये हमें बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेके इधर आ गया है, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। उन तीनों ने आपस में इशारा किया कि हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए, निकलना चाहिए, इस बला से तो निकले जो हमें खा जाएगी। क्योंकि वो जैसे ही औरत दाखिल हुई थी वैसे ही उसको देख के वो डर से गए थे, अजीब सी थी, उसकी आंखें भी लाल सी थी इंसानी आंख की तरह लेकिन लाल सी थी, और वो ऐसे फिरती रही थी बारिश में जैसे उसको मजा आ रहा हो। उन्होंने फौरी तौर पे वहाँ से वापसी का प्रोग्राम बनाया और जल्दी से उठे। आग उसी तरह लगी हुई उन्होंने छोड़ी और तीनों ही उस बंदे के पीछे चलते हुए गाड़ी तक पहुँच गए। अब उनके अंदर इतना खौफ था उस भूतनी का, उस चुड़ैल का सुन के, कि अब उनको बारिश, सर्दी, ठंड किस चीज़ का एहसास नहीं था। बस उस भले इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहते थे जो उनको अब रास्ता भी दिखाना चाह रहा था और उनको रवाना करना चाह रहा था कि उनकी ज़िंदगी बच जाए। वो सही डरे हुए थे, अब उनको बारिश या तूफान का एहसास नहीं था। चलते हुए जब गाड़ी तक पहुँच गए तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो पता लगा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। उसने कहा अब क्या करें? उसने कहा क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, इसको स्टार्ट करो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अब वो दो दोस्त पीछे बैठे हैं, वो जो भी फरिश्ता बनकर उनको बचाने के लिए आया था वो आगे बैठा है, वो भी बेचैन हो रहा है और कह रहा है गाड़ी स्टार्ट करो, निकले यहां से। और वो गाड़ी को बार बार स्टार्ट कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वो कह रहा है, पीछे जो उसका दोस्त बैठा है टॉम, कह रहा है टॉम उठ के बॉनेट खोल के देखो, इंजन को देखो, आगे कोई मसला तो नहीं आ गया। और क्या हल है? अब वो बारिश इतनी थी कि वो धक्का भी अभी सोच रहे थे कि ना ही लगाना पड़े तो बेहतर है कि स्लिप ही ना हो जाए, पहले हम इंजन की तरफ देखें। वो जल्दी से बाहर निकला, उसने आगे का बॉनेट उठाया और गाड़ी को देखना शुरू कर दिया कि कहीं कोई मसला तो नहीं है। थोड़ी देर इधर उधर वो देखता रहा और जब सारा देख चुका, उसको कुछ भी समझ ना आया तो वापस गाड़ी में आया। जैसे ही गाड़ी में आके बैठा, उसने दरवाज़ा बंद किया। अभी उसका हाथ चाबी पे था और वो सलफ ही मारने वाला था। गाड़ी की जैसे ही उसने सलफ मारा, गाड़ी उसी लम्हे ना सिर्फ स्टार्ट हो गई बल्कि गाड़ी की उसने जैसे ही लाइट्स ऑन की तो सामने रोशनी में नजर आया कि वो बुढ़िया बिल्कुल थोड़े फासले पे सामने खड़ी है। वो बुढ़िया कैसे नीचे आई, कैसे वो उसके गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई कि वो तीनों हक्का बक्का रह गए, पीछे बैठे हुए दोस्त भी और टॉम जो गाड़ी स्टार्ट करके लाइट जैसे ही उसने जलाई। कैसा भयानक मंजर था कि रात को तूफानी बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है, वो भीगे हुए हैं, उनको ठंड लग रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वो नीचे उतरता है, बॉनेट उठाता है, गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, कुछ समझ नहीं आता, बॉनेट बंद करता है, वापस आके गेट खोल के बैठता है। जैसे गेट बंद करके सलफ मारता है, गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट, लाइट्स ऑन की, सामने खौफनाक बुढ़िया खड़ी है। और जैसे ही देखा उसने सामने बुढ़िया खड़ी है, वो तीनों हक्का बक्का थे। साथ जो बैठा हुआ वो जो भी शख्स था, अभी तक उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया था क्योंकि वो शॉक्ड हो गए थे, क्या करें। और उसी लम्हे उस शख्स की आवाज है जो आगे बैठे, उसने कहा गाड़ी चलाओ, जल्दी करो, गाड़ी चलाओ। जैसे ही अंदर उसके चीख के कहा गाड़ी चलाओ, जल्दी से निकालो यहां से। अब तीनों को जैसे होश सा आया, टॉम को भी जैसा होश सा आया कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है, लाइट्स ऑन है और बुढ़िया सामने खड़ी है। और ऐसा लगता था जैसे शॉक्ड हो गए, वो सुन हो गए, उस बंदे की इस आवाज से वो चौंके हैं कि गाड़ी चलाओ नहीं तो बुढ़िया सामने आ गई है। एकदम से जैसे टॉम होश में आया, उसी लम्हे वो गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा तो उसने देखा उसके अंदर इतना खौफ था, वो इतना लर्जा हुआ था, उसको समझ कुछ नहीं आ रही थी। जैसे कहते हैं ना इंसान के हाथ पांव फूल जाते हैं, उसके हाथ पांव फूल चुके थे उस बुढ़िया की वजह से, हवास बाख्ता हो चुका था वो। क्या उसी लम्हे उसने देखा बुढ़िया ने ऐसे हाथ डाला, ऐसे जैसे कुछ अंदर से कुछ निकाल रही हो। और जैसे ही उसने देखा बुढ़िया अंदर से कुछ निकाल रही है तो जिसके हाथ पांव फूल चुके थे, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था, वो मजीद हक्का बक्का हो गया और हवास बाख्ता हो गया। जो गाड़ी चलाने अभी लगा था उसके हाथ वहीं रुक गए, जैसे उसने कहा अब मौत आ गई। पता नहीं बुढ़िया क्या करने लगी। और पीछे वाली भी दोनों ऐसे टेक लगा के बैठ गए कि अब मरे के मरे।
और वहीं पे उनकी आंखों ने देखा, आंखें तो काम कर रही थी, दिमाग मऊक हो रहा था, आंखों ने देखा कि वो कहते हैं उसने क्रॉस का निशान बनाया हुआ था, वो जो उनका एक क्रॉस का निशान होता है गले में पहना हुआ था, गले के अंदर उसने क्रॉस डाला हुआ था। उसने वो क्रॉस निकाला और क्रॉस निकाल के इस तरह आगे किया जैसे वो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ शख्स था उसको दिखाना चाह रही हो। और जैसे ही उसने क्रॉस निकाला और उसकी तरफ दिखाया तो एकदम से टॉम जो आगे बैठा था हवास बाख्ता सर क्रॉस को देख के एकदम से डर गया। उसने कहा, उसके फौरन दिमाग ने इतना काम जरूर किया कि ये अगर कोई जिन भूत या कोई इस तरह की चीज है तो वो कभी भी जिन भूत क्रॉस नहीं निकालते, क्रॉस का जो बना हुआ निशान होता है ना वो नहीं निकालते। और ये वो कहते हैं उसने वो निकाला और जैसे ही उसका निकाला तो वो बड़ी इसी तरह आगे गाड़ी की तरफ, जो आगे फ्रंट सीट पे ड्राइविंग सीट के साथ बैठा था बंदा, उसकी तरफ बढ़ी। और वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ी तो कहते हैं उसी लम्हे हमने क्लेयर देखा, वो जो अंदर बैठा था उसने चीख मारी है और उसके बाद गायब हो गया है। ये तीनों ने क्लियर मंजर देखा कि उसने क्रॉस निकाल के जब आगे की तरफ बढ़ी है, वो भी बढ़ना ही चाह रही थी, थोड़ा से ही एक दो कदम आगे आई है तो वो जो आगे बैठा था उसने चीख मारी है और गायब हो गया है। और जैसे ही गायब हुआ है वो सुन उस तरह तीनों बैठे हुए थे, वो बुढ़िया चलती हुई उसी जगह पे आई है, उसी दरवाजे के पास। उसने उसी दरवाजे को खोला है जहां पे अभी कुछ लम्हे पहले वो शख्स बैठा था और कह रहा था निकलो यहां से, वो बुढ़िया खा जाएगी, चलाओ गाड़ी, जो अब चीख मार के गायब हो चुका था। उसी गेट को खोल के बुढ़िया आगे आके बैठ गई है और उसने टॉम के सर पे हाथ रखा और उसको कहा, मेरे बच्चे मुझसे डरो मत, भूत मैं नहीं, भूत ये था, शैतान मैं नहीं, शैतान ये था। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था यहां पे बहुत खतरा है, यहां पे बहुत सारी बलाएं फिरती हैं। वो तुम्हें बहका के ले आया था, बला मैं नहीं, बला ये थी मेरे बच्चे, डरो मत। और जिस प्यार से उसने हाथ रखा था, जिस तरह लहजा उसका प्यार भरा हो गया था, जितना सॉफ्ट हो गया था, पता नहीं क्यों टॉम कहता है अब मेरे दिल में एक ऐसा खौफ भी ख़त्म हुआ और ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं किसी आगोश में आ चुका हूँ, जैसे मैं किसी की सरपरस्ती में आ चुका हूँ। ऐसे लगता है जैसे मुझ पर साया आ गया, मेरे अंदर से खौफ ख़त्म हो गया। मैंने एक दफ़ा सिर्फ उस औरत की तरफ देखा तो उसकी आंखें में अभी भी लाल थी, लेकिन शफ़क़त उसके चेहरे पर नजर आई, जैसे माँ के चेहरे पर शफ़क़त होती है। और उसने गर्दन हिलाई, उसने कहा चलो मैं तुम्हें आगे छोड़ देती हूँ कि फिर कहीं ये तुम्हारे पीछे ना आए। तुम्हारी इस शैतान से जान छूट गई, तुम्हारे लिए इतना जान लेना सिर्फ काफ़ी है, ये एक शैतान था, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। तुमसे पहले भी कुछ लोगों को ये नुकसान पहुंचा चुका है, ये इंसानों में से नहीं है, ये रूप धार के इंसान का आता है। मेरे बच्चे चलो, जितना एरिया है इस तरह का जहां तक तुम नहीं चला सकते, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूं, मैं वापस आ जाऊंगी। उस वक्त तो कहते हैं हमें ज़िंदगी बचानी थी, हमें कुछ समझ नहीं आया, मैंने गाड़ी चलाई और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता वो औरत बताती गई और हम जैसे कैसे गाड़ी को चलाते हुए उसके पास बैठने से अब हमें यूं लग रहा था, जिस औरत से हमें खौफ आ रहा था, पहले डर लग रहा था, अब लग रहा था जैसे इसकी वजह से अब हम महफूज हाथों में हैं। हम गाड़ी चलाते रहे, हम आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते रहे। थोड़े ही फासले तक गए, तकरीबन कोई कहते हैं 15-20 मिनट 25 मिनट गुजरे होंगे या इससे शायद आधा घंटा गुजर गया होगा कि बारिश आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो गई। तकरीबन 30-35 मिनट के बाद बारिश थम चुकी थी। जब बारिश थम गई तो बुढ़िया ने आवाज़ दी और कहा, बेटा रुक जाओ, ब्रेक लगाओ। जैसे रोबोट कोई काम करता है उस तरह रोबोट की तरह उसने फ़ौरन ब्रेक लगा दी और अगले हुक्म का इंतज़ार करने लगा। बुढ़िया क्या कहती है, उसने कहा, बेटा अब यहाँ से रास्ता महफूज है, अब वो यहाँ नहीं आएगा, मैं ज़्यादा दूर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मुझे वापस पैदल चल के जाना पड़ेगा। बस एक नसीहत करूँगी, ऐसी वीरान जगह जब बारिश भी हो, तूफ़ान भी हो, आंधी तूफ़ान हो, ऐसे मौसम में घर से ना निकला करो। मुझे पता है तुम तीनों को जुनून है, बच्चे हो, नौजवान हो आज के, और इस तरह की कैंपिंग का शौक़ रखते हो। तुमने जो मुझे उन्होंने खुद ही बताया था उस बुढ़िया को कि हम कैंप के लिए आए थे, सारा बता चुके थे कि कैंपिंग का ख्याल रखते हो, ऐसे खौफनाक मौसम में ना जाया करो। तुम बहादुर हो तभी कैंपिंग करते हो, लेकिन ऐसे मौसम का बहुत ख्याल किया करो। ऐसे मौसम में ऐसी चीज़ें बहुत भटकती फिरती हैं। इन पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बसेरा है इन चीज़ों का। तो वहीं बैठे हुए टॉम ने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये शख्स कौन था? उसने कहा, बेटा एक शैतान था, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम परेशान हो जाओगे। ये रास्ता रात है, तुम रास्ता ही नहीं काट सकोगे।
ज़िंदगी ने फिर कभी मौका दिया, आमना सामना हुआ, तो मैं ज़रूर तुम्हें तफसील से बताऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें ये रास्ता तय करना है। उसने वो गले में डाला हुआ जो लॉकेट था वो निकाला और निकाल के वो कहता है मेरे गले में डाल दिया टॉम के। कहा तुम अब इसकी वजह से महफूज रहोगे। वो शैतान इससे बहुत डरता है, अब तुम्हारी गाड़ी के पास तक नहीं आएगा। अपने सफ़र को जारी रखना, रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई मदद के लिए पुकारे, कुछ भी हो, इसके अलावा भी बहुत सारी मखलूक़ात हैं, ये नहीं आएगा, इसकी तो गारंटी दे रहा हूँ। कोई और भी रोके तो कभी मत रुकना। अगर बारिश थमी रही तो फिर तुम्हारी गाड़ी की स्पीड भी तेज़ रहेगी और तुम सुकून से पहुंच जाओगे। उस बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, उन तीनों को सर पे हाथ रखा, पहले उसके सर पे हाथ रख चुकी थी, पीछे वाले दोनों की भी मुड़ के उसने हाथ रखा और कहा, दुआएं दी और कहा अल्लाह की पनाह में हो, और दरवाज़ा खोल के वो चली गई और कहा पीछे मत देखना, चले जाओ। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, गियर लगाया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अभी बारिश नहीं हो रही थी, वो गाड़ी की स्पीड इतनी रख रहे थे कि गाड़ी स्लिप भी ना हो, कहीं कहीं पे पानी भी था, वरना उनकी रोडों पे पानी नहीं खड़ा होता, पहाड़ी रास्ता था। वो चलते रहे चलते रहे, तीनों दोस्त खामोश बैठे हुए थे, कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था। इर्द गिर्द पानी की वजह से जल थल थी, इर्द गिर्द पानी की वजह से लगता था कि जितने भी परिंदे थे वो जाग चुके हैं, बोल नहीं रहे, खामोश हैं। लेकिन वो जानवर जो रातों को अंधेरा होते ही बाहर निकलते हैं, वो भी अपने अपने बिलों के अंदर चले गए थे। गाड़ी चलती रही चलती रही चलती रही, यहाँ तक कि वो पहाड़ी सिलसिला जिस पे दरख्त ही दरख्त थे वो ख़त्म हो गए। गाड़ी रुकी नहीं, वो चलते रहे। खुश्क पहाड़ भी शुरू हो गए, लेकिन अंधेरा था उस पहाड़, खुश्क पहाड़ पे दरख्त नहीं थे। उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा, यहाँ तक कि वो कहते हैं चलते 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 हम अपने घरों तक पहुँच गए, अपनी बस्ती तक पहुँच गए। जब हम अपनी बस्ती में गए तो हमारी तीनों की हालत बहुत ख़राब थी। जब हमने अपने अपने घर के बाहर, इनको मैंने दोनों को उतारा और अपने घर के बाहर रोकी, तो हमारे घर वाले सो चुके थे। उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह हम रात को वापस आ जाएंगे। हम तीनों अपने घर में तो चले गए, लेकिन रात सारी हम तीनों सो नहीं रहे, डरे रहे। हम अपने अपने कमरों में तो चले गए, अपने वालिदैन को बताए बगैर। हमारे वालिदैन ने दरवाज़ा तो खोल दिया, लेकिन वो परेशान हो गए। तो क्या हुआ? तो हमने सिर्फ उनको इतना कहा कि बहुत तूफ़ान था, मौसम बहुत ख़राब था, इसलिए हम अचानक से वापस आ जाए। ये जवाब ऐसा था कि वो उससे मुतमईन तो हो गए, लेकिन हम अपने अपने कमरों में चले गए। और 2-3 दिन हम सिर्फ खाना खाते थे, बाहर निकलते थे और फिर कमरों में घुस जाते थे। हम ऐसे खौफजदा रहे कि हम तीनों दोस्त आपस में भी नहीं मिल सके। 2-3 दिन के बाद जब हम हौसले में आए, कुछ बेहतर हुए और हम बाहर दोस्त निकले, तो हम एक दूसरे को देख के अजीब से थे और हमने एक दूसरे को देख के कहा ज़िंदगी बच गई। लेकिन अब भी बहुत सारे सवाल थे जो हमारे दिमागों में थे कि ये क्या हुआ था हमारे साथ। तो टॉम ने कहा ये तो कन्फर्म हो गया, वो बुढ़िया इंसान थी, वो जिन्नात में से नहीं थी। वो जो गायब हुआ था वो कोई शैतान या जिन जो भी था वो गायब हो गया था। बुढ़िया ने हमें आके बचाया था। इतना हमें भी समझ आ गया था, वो चक्कर दे के हमें वहाँ से लेके आया था, डरा के आया था कि बुढ़िया खा जाएगी। वो हमारे साथ क्या करता? कहीं बुढ़िया ने आवाज़ सुन ली थी या क्या हुआ था जब वो खड़े बात कर रहे थे, या जिस वक्त वो टॉम ऊंची आवाज़ में बोल पड़ा था शायद बुढ़िया उस वक्त जाग गई थी, या क्या हुआ था? और जब वो लेके उनको उधर जा रहा था तो शायद बुढ़िया इस बात से वाकिफ़ हो चुकी थी, या वो एक अंदाजे लगा रहे थे। यकीन उनको भी नहीं था कि हुआ क्या है, कि वो जब बोनट ठीक करके वापस बैठने लगा तो बुढ़िया आगे आके खड़ी हो गई थी। ये सब कुछ इतना अचानक हो गया था कि कैसे बुढ़िया को पता लगा, कैसे वो आई। आखिरी लम्हे भी वो कह रहा था गाड़ी भगाओ गाड़ी भगाओ। शायद वो चाहता था कि वो गाड़ी बुढ़िया के ऊपर ही चढ़ा दूँ, और ऐसा अगर टॉम कर सकता था खौफ के मारे कि गाड़ी अगर बुढ़िया के ऊपर चढ़ाता तो वो चढ़ा ही देता, शायद बुढ़िया को मार देता। लेकिन उस वक्त उसका दिमाग खौफ की वजह से शायद ऐसा माउफ हुआ। वो दोस्तों को भी यही बात शेयर कर रहा था कि तुमने चढ़ा, उस वक्त जब उसने कहा, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जब उसने कहा गाड़ी चला दो, तुमने चलाई क्यों नहीं? तो टॉम ने कहा मैं माउफ हो गया था, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। लेकिन जब उसने वो अंदर से वो निकाला क्रॉस का निशान और उसने उसको दिखाया, तो उस वक्त मुझे लगा कि कोई जिन भूत या इस तरह की मखलूक क्रॉस नहीं निकालती, बल्कि वो क्रॉस से भागती है। और उसी वक्त जब उसने चीख मारी और गायब हो गया तो यकीन हो गया था शैतान ये था, जिन ये था, नुकसान देने वाला ये था जो क्रॉस को देख के गायब हो गया था। वो जब तक जिंदा रहे, बूढ़े हो गए, वो इस वाक़ये को याद करते रहते थे। वो तीनों आपस में क्या ढेर सारी बातें करते थे, इसके ऊपर क्या क्या बातें करते। और जिन्होंने अपनी फैमिली को बुढ़ापे में ये कहानी सुनाई कि जवानी में हमारे साथ ये हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हम दोस्त इसके ऊपर हमेशा जब भी मिलते इस वाक़ये को याद करते तो हम खौफजदा हो जाते थे। आज भी वो कहते हैं, जब उस वक्त अब जिंदा थे, अब तो मर गए, कहते हैं जब कहानी सुनाते कहते थे आज भी उस वाक़ये पे कई सवाल हैं जो हमारे दिमागों में हैं, जो हमें आज तक जवाब नहीं मिल सका कि हमारे साथ हुआ क्या था। वो तूफ़ानी रात आज तक हमें नहीं भूल सकी, यहाँ तक कि वो फिर
अल्लाह को प्यारे हो गए। ये कहानी रिजवान कहते हैं जो मेरे दोस्त हैं उनके दादा के साथ हुई थी, और उस दोस्त ने जब मुझे सुनाई तो मेरी ख्वाहिश थी कि आप अपनी ऑफ कैमरा स्टोरी में इसको शामिल करें। एक सच्ची कहानी है अमेरिका के पहाड़ों की जो वहाँ पे हुई है, और इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ जो वहाँ पे लोगों के साथ हुई हैं। मैं ऐसे बाग में गया था जहाँ पे बहुत खौफनाक बाग था, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग आपको दिखाई थी, और कुछ अर्से बाद आग जब लगी थी तो पूरा बाग ही जल गया था। वहाँ पे भी बहुत सारी कहानियाँ थी। अमेरिका की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आज भी हैं। तो ये थी सच्ची कहानी जो उन्होंने भेजी, मैंने आपको सुना दी। आप भी अपनी कहानियाँ भेजें, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का मैं हिस्सा बनाऊंगा। आप लिख के भी भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। और आखिरी लफ्ज़ आपका उर्दू में स्टोरी या इंग्लिश में STORY स्टोरी लाजमी लिख के भेजना है, ताकि मुझे पता लग जाएगा और इसको मैं महफूज कर सकूँगा। इसके अलावा भी ये पुरानी कहानियाँ, इसलिए लोगों ने अभी तक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड नहीं किए। मोबाइल गिरा। जो नई कहानी आ रही है उनमें लोग अपना वॉइस मैसेज 15-20 सेकंड 30 सेकंड का रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। आप कोई भी अगर वॉइस मैसेज मुझे भेजेंगे, ज़रूरी नहीं है, अगर आप भेजना चाहें तो ये ऑप्शन दे रहा हूँ, तो सेकंड लास्ट मैसेज यानी आखिरी लफ्ज़ होना चाहिए स्टोरी से ऊपर आपका ये मैसेज होना चाहिए। वॉइस मैसेज जो आप 15-20 सेकंड का रिकॉर्ड करवाएंगे, इसको मैं प्रोग्राम में चला दूंगा। आखिरी लफ्ज़ लाजमी स्टोरी होना चाहिए। तो इसको आपने भेजना है मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे +92 313 6655500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 6655500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।